नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये जो वीडियो होगा इसमें हम डोमेस्टिक फार्मा जो कंपनीज़ है इसके बारे में स्टडी करेंगे और ओवरऑल मार्केट के बारे में देखेंगे, इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डोमेस्टिक फार्मा बेसिकली आप देखोगे तो इंडस्ट्री है। इसके पहले मैंने एक फार्मा रिलेटेड सीरीज़ किया था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो टर्मिनोलॉजीज़ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसके अलावा आप देखोगे तो ड्रग डिस्कवरी साइकिल क्या होता है या ANDA या NDA, ऐसे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हमने देखा था। जो बायोलॉजिक बेस्ड ड्रग्स है इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो ये जो वीडियो होगा उसमें हम पहले शुरुआत करेंगे कि डोमेस्टिक यानी इंडियन स्पेसिफिक ज्योग्राफी वाइज जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे और वो कैसे डिफरेंट है कंपेयर टू जो एक्सपोर्ट बेस्ड बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री है या फॉर्मुलेशन। यदि आप देखोगे तो जैसे कि सन फार्मा हो गया या लुपिन हो गया या डॉक्टर रेडीज हो गया, दे आर मोस्टली इनटू दैट साइड ऑफ बेसिकली अ बिजनेस जहाँ पर ज़्यादा नॉन ब्रांडेड जो जेनेरिक्स जो फॉर्मुलेशंस है उनका एक्सपोर्ट होता है। तो ये वीडियो में पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो विल फर्स्ट स्टार्ट विद द इंडियन फार्मा मार्केट के क्या क्या सेगमेंटेशंस है, इस रेगुलेटरी लैंडस्केप क्या है, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखेंगे, डोमेस्टिक फार्मा चेन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, देन डिमांड साइड का जो इकोनॉमिक्स है इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड वंस वी गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, तो उसके बाद में हम एक जो स्पेसिफिक कंपनी है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे विच इज़ इंडोको रेमेडीज। एंड एक्चुअल में उसका जो बिजनेस है इट इज़ ग्रोइंग एट वेरी फास्ट रेट जो इंडियन बिजनेस है, और उसके क्या ट्रिगर्स है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम उनके बिजनेस सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उनके लीगेसी ब्रांड्स कौन कौन से हैं और फास्ट ग्रोइंग थेरेपीज फिलहाल में कौन से है, एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस उनका कैसा है, उन्होंने क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, इसके अलावा उनके बेसिकली कंप्लीट जर्नी में उनको रेगुलेटरी इश्यूज क्या क्या बेसिकली उन्होंने फेस किए, इसके अलावा डोमेस्टिक और जो एक्सपोर्ट बिजनेस है इसके बारे में देखेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे प्ले हो सकता है इसके बारे में देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, फ्यूचर आउटलुक कैसे हो सकता है और करंटली बिजनेस में क्या क्या रिस्क है, इस सब के बारे में हम ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी एक डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो ज़रूर आप इसे कंप्लीट देखिए। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द इंडियन फार्मा एज अ मार्केट। तो जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हो कि इंडियन फार्मा जो मार्केट 2020 में लगभग 1 ट्रिलियन रुपीस का था, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो अबाउट बाय 11.5% कंपाउंडेड या CAGR टिल 2025 एंड इट कैन रीच अप टू $2.5 ट्रिलियन। तो इसमें अलग अलग टॉप थेरेपीज यदि आप देखोगे तो देर आर वेरियस थेरेपीज लाइक रेस्पिरेटरी बेस्ड डिसीज होते हैं या पेन बेस्ड कुछ रहते हैं, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेस्ड है, इसके अलावा एंटी डायबिटिक है या डर्मेटोलॉजी है, अलग अलग है, कार्डियक है। एंड इफ़ यू चेक मेजर हाइलाइट्स इसमें, तो एंटी डायबिटिक जो सेगमेंट है दैट इज़ गोइंग टू ग्रो अबाउट एट 14 to 15% एंड कार्डियक जो है दैट इज़ 13 to 14%। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ये जो दोनों डोमेन्स है। और इसमें भी यदि आप एंटी डायबिटिक देखोगे तो आई हैड मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो, हाइकल के वीडियो में आई हैड मेंशन कि जिसमें जो आफ्टर कोविड बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट्स है या बेसिकली एंटी डायबिटिक जो ड्रग्स है उनका डिमांड थोड़ा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक ये इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। हाइकल के रिलेटेड मैंने आपको जो अपडेट है मेरे पोर्टफोलियो का वो लास्ट वीडियो में ही दिया था एंड आफ्टर दैट यू कैन सी देयर हैज़ बीन अ गुड करेक्शन इनटू अ स्टॉक। तो ये केस में आई विल बी वेटिंग एंड देन आई विल डिसाइड कामली कि मुझे आगे क्या डिसीजन लेना है। आई एम नॉट इन हरी कि स्टॉक प्राइस जो है वो करेक्ट हो चुका है, इमीडिएटली आई हैव टू एक्ट। आई विल टेक माई टाइम एंड देन डिसाइड कि यहाँ पे और वेट करना चाहिए या कौन से बेसिकली प्राइस पे एंटर करना चाहिए। तो आप भी आपके अकॉर्डिंगली रिसर्च जो है वो करके आपका डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी एक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, दैट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम माई एंड। तो इफ़ यू चेक द मार्केट सेगमेंटेशन, तो यहाँ पर जो पेटेंटेड ड्रग्स इंडियन मार्केट्स में है वो लगभग 9% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, OTC जो मेडिसिन है वो 21% करते हैं एंड जो लगभग जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है वो लगभग 70% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो यहाँ पर ये जो 3 कैटेगरीज है इसका जो ओवरव्यू है मैंने आपको पहले मेरा जो फार्मा का सीरीज है इसमें डिटेल में दिया था, बट यहाँ पर अभी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जो पेटेंटेड ड्रग्स है बेसिकली दे आर आप देखोगे तो इनोवेटेड फ्रॉम द इनोवेटर, स्पेसिफिकली जो इनोवेटर रहता है दे इनोवेट दोज ड्रग्स एंड उसके लिए जो उनको पेटेंट मिलता है दैट इज़ फॉर द 20 ईयर्स। तो यहाँ पर इंडिया में आप देखोगे तो उसका जो पेनिट्रेशन है इट इज़ वेरी वेरी लेस। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन है या जो कैटेगरी का पेनिट्रेशन है दैट इज़ बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स यानी आप डॉक्टर के पास जाते हो एंड देन डॉक्टर आपको बताता है कि ये XYZ मेडिसिन आप ये मेडिकल से खरीदो, तो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। आप यदि मेडिकल के पास डायरेक्ट जाओगे या वो फार्मेसी के पास आप डायरेक्ट जाओगे देन दे वोंट गिव यू दोस पर्टिकुलर ड्रग्स अंटिल एंड अनलेस आपके पास वो प्रेस्क्रिप्शन नहीं है। तो दिस इज द लार्जेस्ट कैटेगरी इन इंडियन फार्मास्यूटिकल, बेसिकली टोटल जो चेन है उसमें। और इसके अलावा और एक कैटेगरी है विच इज़ OTC, विच इज़ ओवर द काउंटर ड्रग, यानी जैसे कि आपको बुखार आने के बाद आप जाके क्रोसिन खरीदते हो, तो क्रोसिन खरीदने के लिए कोई भी प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम डॉक्टर एंड। तो ये अलग अलग 3 पैरामीटर्स हो गए या 3 सेगमेंट्स हो गए। जो सबसे बड़ा है विच इज़ बेसिकली प्रेस्क्रिप्शन ड्रग जो डॉक्टर आपको ऑफर करता है या उनके बेसिकली प्रेस्क्रिप्शन के बावजूद आप खरीद नहीं सकते हो। सेकेंड हो गया OTC एंड थर्ड इज बेसिकली पेटेंटेड ड्रग्स जिसका इनोवेटर के पास पेटेंट है। इसके अलावा इफ़ यू चेक द बेसिकली मार्केट इज स्प्लिट इनटू क्रोनिक एंड एक्यूट थेरेपीज। Chronic therapies are those which persist for long time and are constantly recurring। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि डायबिटीज़। तो डायबिटिक का बेसिकली कोई क्योर नहीं है, वो आप देखोगे तो चलते रहता है, सिर्फ आपको उसके लिए मेडिसिन जो है वो लेना है एंड ये रिकरिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कोई एक मेडिसिन लेने के बाद आपका डायबिटीज़ कम्प्लीटली जो है वो क्योर हो जाएगा। तो इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इट इज़ वेरी बेसिकली गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू व्हेन द डिसीज इज रिकरिंग। एंड जो दूसरा कैटेगरी आता है दैट इज एक्यूट थेरेपीज एंड दे आर बेसिकली दे लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड एक्यूट थेरेपी का गुड एग्जांपल कैन बी एक आपको सपोज कोल्ड हो जाता है या फीवर आ जाता है तो वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है एंड देन बेसिकली यू विल गेट क्योर्ड। ऐसा नहीं है कि यू विल हैव द कंटिन्यूस कोल्ड या कंटिन्यूस फीवर फॉर 365 डेज विच इज द केस ऑफ द प्रोबेबली द डायबिटिक या जो बाकी डिसीज़ है। इफ़ यू चेक जो इसमें सेगमेंटेशन है तो क्रोनिक डिसीजेस लगभग 35% है और जो एक्यूट डिसीज़ है वो लगभग 65% है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्रोनिक डिसीजेस का जो CAGR एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, FY20 to FY25 प्रॉब्ली नेक्स्ट 3 ईयर्स में, तो लगभग 16 to 18% CAGR होगा। एंड एक्यूट जो डिसीजेस है विच इज़ बेसिकली नॉन रिकरिंग, एक उसका एक आप देखोगे तो पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो आता है, तो उसका CAGR थोड़ा कम है विच इज़ अबाउट 11 to 13%। तो यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। इसके बाद में लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट कि इंडस्ट्री का रेगुलेटरी लैंडस्केप क्या है इंडिया में। तो इफ़ यू लुक एट द रेगुलेटरी लैंडस्केप इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द फार्मा रेगुलेशन इन इंडिया इज गवर्न बाय द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स ऑफ 1940। और ये जो एक्ट है उसको एनफोर्स करने के लिए CDSCO ये जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो CDSCO इज हेडेड बाय द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये पोजीशन में यदि आप फिलहाल में देखोगे तो डॉक्टर VG सोमानी है। एंड CDSCO इज अ सेंट्रल एजेंसी and is responsible for approving drugs, clinical trials and import licenses. Approval to set up manufacturing facilities and giving out licenses to sell and stock the drugs is handled by the various state governments. So this is also very important. And the Drugs and Cosmetic Acts covers both the manufacturing as well as distribution of the pharmaceuticals in India. Now let's understand about the pharmaceutical value chain and then we'll dig deeper into supply side and demand side के क्या इकोनॉमिक्स है and it will be very very interesting। तो मैंने इसके पहले भी काफ़ी वीडियोस में आपके साथ बेसिकली शेयर किया है कि ये वैल्यू चेन क्या है। तो ऑलवेज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वेरी बेसिक रॉ मटेरियल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज की स्टार्टिंग मटेरियल्स। इसका जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है उसको ड्रग इंटरमीडिएट्स कहा जाता है
एंड इसके बाद फिर API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये ब्लॉक आता है एंड फाइनली फॉर्मुलेशंस आते हैं। और जो API होता है दैट इज द की पार्ट ऑफ द एनी ड्रग, जिससे बेसिकली आपका जो डिसीज है दैट गेट्स क्योर्ड। बट सिर्फ आप API कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज इट्स वेरी वोलाटाइल या वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो ये API को बेसिकली फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट किया जाता है आफ्टर एडिंग डिफरेंट एक्सिपिएंट्स। उसको बेसिकली कलर दिया जाता है, वो जो टैबलेट है या उसको पर्टिकुलर आप देखोगे तो एक स्मेल रहता है, उसको एक शेप दिया जाता है एंड डाइजेस्ट होने के लिए अलग अलग जो एक्सिपिएंट्स है वो ऐड करके फाइनल फॉर्मुलेशन बनता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिनिश डोसेज फॉर्म्स। तो विल बेसिकली डिस्कस आफ्टर दैट कि सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड के इकोनॉमिक्स क्या है फॉर फॉर्मुलेशंस या फॉर फिनिश डोसेज फॉर्म। तो नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट कि डोमेस्टिक फार्मा का जो सप्लाई चेन है वो कैसा है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी विच वी आर गोइंग टू स्टडी in this video, which is Indoco Remedies. So this is the domestic pharma basically chain, and this is how a drug reaches your local pharmacy after it leaves the pharma company's manufacturing facility. The prices in this supply chain are quoted as a percentage of MRP. So let's hypothetically we take from example कि particular drug का जो price है that is about 100 rupees. So the pharma company appoints a clearing and forwarding agents. These agents can handle the inventory of one pharma company exclusively, or sometimes they also handle the multiple inventories of different pharma companies. The pharma company sells the product to agents at about 69% of the MRP, and these जो clearing and forward agents होते हैं they take care of warehousing, and then basically they have the very small margins about 1 to 2%. And after that ये जो agents होते हैं they basically sell this inventory into the different networks of regional stockists who are basically like wholesalers. These stockists in turn have a network of local pharmacies who they basically sell their inventory, and they get about 10% of the margin in this whole process. तो पहले जो block था about this CNF, they get about 1 to 2% of the margins. Then जो wholesaler है they get about 10% of the margins. After that जो local pharmacy होती है उनका basically जो margin है that is about 20%. So if you are paying about 100 rupees for a drug, about 31% of basically that cost it is absorbed by the supply chain, and 69% या 69 rupees जो है if actual drug is at 100 rupees जो pharma company को मिलता है. So why don't pharma companies basically sells the drug directly to the consumer like us and have a better margins and reduce the price of medicines? ऐसा क्यों नहीं होता? That can be your question. So answer to that question is basically it is because of AIOCD, which is All India Organization of Chemists and Distributors. It is an organization of pharmacies and all the distributors in supply chain. If company try to bypass them, then they are basically can be blacklisted. And since India is largely a branded generics market, there are always substitute products which pharmacies can stock instead of that particular company ka products. So pharma company cannot basically take the risk, otherwise it can be a very big loss for that particular company. So this was all about supply side के जो basically dynamics थे. नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट डिमांड साइड के क्या डायनामिक्स है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है अबाउट द OTC प्रोडक्ट विच आर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। तो दीज प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू बी डायरेक्टली मार्केटेड टू द पब्लिक, एंड वी मे हैव ऑल सीन लाइक द एड्स ऑफ द क्रोसिन और डी कोल्ड, या मूव का भी हमने एक ऐड देखा होगा। तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द OTC प्रोडक्ट जिसके लिए कोई भी डॉक्टर का आपको प्रेस्क्रिप्शन नहीं लगता है, आप डायरेक्टली फार्मेसी या मेडिकल में जाके ये जो मेडिसिन है वो खरीद सकते हो। सो एडवर्टाइजिंग ऑफ OTC प्रोडक्ट इज अलाउड टू प्रमोट सेल्फ मेडिकेशन एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, बट द क्लासिफिकेशन ऑफ OTC ड्रग्स इज लिटिल ट्रिकी. The Drugs and Cosmetic Act doesn't define what actually OTC drug is. तो इसमें आप देखोगे तो there is a bit tricky thing, and we'll discuss that about that. Under which schedule that drug basically falls, basically decides its regulatory status. A drug which does not fall under any of those schedules is considered as the OTC drug,
although the law doesn't actually mention what actually the OTC is. So basically OTC drugs जो है that doesn't fall under any category. Now let's discuss about the generating demand. We already discuss about the supply side जो dynamics है. अभी demand side dynamics में basically कैसे होता है, and ये जो है वो थोड़ा नया होगा आपके लिए because till now I have discussed most of the companies which are generally API side which is the B2B business. और ये जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल है या जो ब्रांडेड जेनेरिक्स पर्टिकुलरली चीज़ है दैट इज़ मोर ऑफ अ B2C, यानी बिजनेस टू जो कंज्यूमर है जो कस्टमर है उन तक बेसिकली इसका डायनामिक्स कैसा होता है. इसका एक रिलेशन यू कैन बेसिकली कंपेयर विद द सीक्वेंट साइंटिफिक का जो फॉर्मुलेशन साइड का जो बिजनेस मॉडल है उससे आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हो, बट इट इज़ completely different from any API company which have the B2B business model. So the generating demand from prescription drug is very different from the OTC drug. For this purpose, pharma companies basically employ the medical representatives which are called as MRs. तो यहाँ पर जो OTC ड्रग्स है उसकी तो ऐड आपको टीवी पे मिल जाएगी या कोई होर्डिंग पे मिल जाएगी या बाकी यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो एड्स मिल जाएगी या इन एनी प्लेटफॉर्म यू विल गेट डिफरेंट एड्स फॉर द OTC ड्रग, क्योंकि दैट इज़ बेसिकली वेरी ईजी टू मार्केट एंड आपको कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं लगता है वो जो ड्रग्स होते हैं या वो जो बेसिकली मेडिसिन होते हैं वो खरीदने के लिए. बट जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स है उनका एडवर्टाइज कस्टमर को करके कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज कल मैं कोई मेडिसिन में जाऊंगा या कोई एक फार्मेसी में जाऊंगा तो वो फार्मासिस्ट मुझे वो ड्रग्स देगा ही नहीं जब तक मेरे पास डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन नहीं है. तो हाउ बेसिकली दिस फार्मासिस्ट कैन एडवर्टाइज or can basically enter into the chain, supply chain, to increase the presence of their drugs. So MR basically go and meet the doctors to persuade them to prescribe their company's drugs. Their job is to educate doctors about various products their company offers, answer their queries and inform them of a new product that company is launching. So medical representative need to maintain good relationship with doctors and generate prescriptions for their company. Companies needs about 2000 to 2400 MRs to effectively cover the entire country in India. तो लगभग ये नंबर है 2000 to 2400. हम आगे जाके इंडोको का भी नंबर देखेंगे एंड पर MR क्या जनरेट कर रहा है वो रेवेन्यू इसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ इट्स गुड टू रिमेंबर कि कंट्री को कवर करने के लिए लगभग 2000 to 2400 MRs जो है दैट आर नीडेड. This is how most prescription drugs are basically sold in India, and आगे जाके we'll discuss more about this when we'll compare the different financial ratios also. तो अभी now let's start with the Indoco Remedies. तो एक अच्छा बैकग्राउंड अभी हमें मिल गया है about the Indian pharmaceutical जो मार्केट है इसके बारे में, which is the domestic market, and this is the completely different thing compared to जो US में मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली ड्रग्स सेल होते हैं they are mostly prescribed या prescription based drugs. तो इंडोको का यदि आप हिस्ट्री देखोगे तो बेसिकली इंडोको इज अबाउट 75-year-old कंपनी विच स्टार्टेड अबाउट 23 August 1947, just 1 week after the India got independence. It was originally a trading company that imported the medicines and sold basically then in India, and over the period of time then they got into the manufacturing of pharmaceuticals and then they built some brands which are very well known amongst the medical basically industry. It is currently run by the third generation entrepreneur जिनका नाम है Mrs. Aditi Parandikar. So their products have a focus on an acute segment, but they are slowly introducing more segment in chronic category as well. तो acute और जो chronic है इसका डिफरेंस मैंने आपको पहले बताया था. तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है. तो इंडोको रेमेडीज के बिजनेस मॉडल में दो मेजर सेगमेंट है विच इज डोमेस्टिक सेल्स एंड अनदर वन इज एक्सपोर्ट बेस्ड उनका जो मार्केट है. तो इसमें यदि आप डोमेस्टिक में देखोगे तो दे हैव द ब्रांडेड जेनेरिक्स. इसमें अलग अलग जो उनके फेमस ड्रग्स है इनके हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे इसके बारे में. एंड इसके अलावा दे हैव सम बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑल्सो. तो जो फॉर्मुलेशन वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं उसके लिए वो कुछ APIs भी बनाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द बाकी जो APIs है वो चाइना से भी बेसिकली वो इंपोर्ट करके यहाँ पे फॉर्मुलेशन बना के अभी वो बेसिकली सेल कर रहे हैं. एक्सपोर्ट का यदि आप मार्केट देखोगे तो उसमें भी दो टाइप्स आ जाते हैं. एक हो गया रेगुलेटेड मार्केट जिसमें यदि आप देखो तो US इज़ अ हाईली रेगुलेटेड मार्केट, या इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स भी है. एंड देन दे ऑल्सो हैव द नॉन रेगुलेटेड मार्केट्स.
तो रेगुलेटेड मार्केट्स में बेसिकली दे आर डूइंग सम कमोडिटी जेनेरिक्स, और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो सर्विसेज है दैट दे आल्सो प्रोवाइडिंग। जो इमर्जिंग मार्केट्स है या जो नॉन रेगुलेटेड मार्केट्स है उसमें वो ब्रांडेड जेनेरिक्स सेल करते हैं फॉर द कंट्रीज लाइक आप देखोगे तो लैटिन अमेरिका हो गया या जो अफ्रीकन कंट्रीज है, तो ऐसे कंट्रीज में। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट विद देयर रेवेन्यू स्प्लिट कैसा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड कौन कौन से थेरापेटिक जो सेगमेंट है उसमें वो काम करता है, कौन से डोमिनेंट सेगमेंट है उनके टोटल पोर्टफोलियो में, एंड देन विल आल्सो डिस्कस अबाउट एक्सपोर्ट बिजनेस। So companies' revenues come mostly from the domestic business, which is about 51% in 2021, and apart from that export are about 40% and remaining 9% is from the जो API का वो sell करते हैं। In the export segment, almost half of their revenues come from the European market, mostly UK, and लगभग 30% के जो revenues है that is from the US and the remaining from the other markets. तो यदि आप उनका therapeutic wise segments का breakup देखोगे, then they have about 21.5% of the revenues from stomatologicals, which are basically tooth and gum diseases, and then apart from that respiratory based जो basically drugs है उससे उनको 15.4% के revenues आते हैं, anti-infective से लगभग 13.4 and gastrointestinal से लगभग 14.2% के revenues आते हैं। So these four categories bring over the half of the revenues for the company, as you can see in this pie chart. Now let's understand more about कि उनके क्या क्या brands हैं. So company has some legacy brands which are very well known to the public and basically doctors also. So this is the list of the products that are number one in that particular category. Many of you might have used some of the products from the Indoco Remedy brand. तो उनका एक product जो है जिसका नाम है कार्वासोल प्लस करके। सो दीज कैप्सूल्स आर यूज्ड फॉर नेजल कंजेशन एंड ड्यूरिंग कोविड पीरियड उनका यूज जो है या जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गया था ड्यू टू बेसिकली काफ़ी लोगों को कोल्ड हो रहा था। इसके अलावा उसमें आप देखोगे तो उनका और एक फेमस ब्रांड है विच इज़ सेंसोडेंट के, तो इट इज़ यूज्ड फॉर द सेंसिटिव टीथ के लिए टू प्रोवाइड रिलीफ। अभी हम देखते हैं कि सेकेंड एंड थर्ड रैंक जो उनकी कुछ कैटेगरीज के ड्रग्स है वो कौन कौन से हैं। तो these are the products which bring about 50% of the revenues for the company. तो कंपनी का और एक एजिथ्रोमाइसिन बेस्ड एक ड्रग है ATM, so which is also used widely during COVID and it also contributed a lot during the COVID period in their revenues. Now let's discuss more about कि फास्ट ग्रोइंग थेरेपीज कौन से है। तो यहाँ पर यदि आप कॉनकॉल का एक्सट्रैक्ट देखोगे तो ड्यूरिंग द ईयर 8 new products, 5 in cardiac segment, 2 in anti-diabetic segment and 1 in dermatology segment were launched. So let's discuss more about this thing. So while the company has these products which bring a stable cash flow which we discussed previously, they are also expanding their product portfolio by launching new drugs. So the company is trying to increase their exposure to chronic therapies which enjoy higher volumes and better margins. In fact, cardiac and anti-diabetic drugs were the most consumed in last decade. तो यदि आप यहाँ पर ये जो बेसिकली 4 डिकेड का चार्ट देखोगे तो इन 1991 जो हाईएस्ट थेराप्यूटिक कैटेगरी जिससे ज़्यादा सबसे सेल्स होते थे इट वाज एंटी इन्फेक्टिव। उसके बाद में विटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स थे जिससे लगभग 412 करोड़ के सेल्स थे। If you check the next decade 2001 में anti-infective were again at the top of the list, but second was gastrointestinal and third one जो विटामिन या मिनरल बेस्ड थे। 2012 में भी अगेन anti-infective was the dominating basically therapeutic category। उसके बाद में cardiac based drugs आ गए and third one was gastrointestinal। बट यदि आप 2021 में देखोगे तो ये लिस्ट में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। सो जो फर्स्ट है दैट इज़ नाउ कार्डियक बेस्ड ड्रग्स और जो सेल्स हुआ है वो लगभग 21,078 करोड़ का है। एंटी इन्फेक्टिव इज ऑन द नंबर 2 स्पॉट विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 18,752 करोड़। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इज थर्ड वन एंड एंटी डायबिटिक इज 16,060। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो कार्डियक एंड एंटी डायबिटिक ये जो सेगमेंट्स हैं इसमें जो इंडोको रेमेडीज है उनका अच्छा एक प्रेजेंस, और आफ्टर कोविड ये प्रोडक्ट किया जा रहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है या उनको एंटी डायबिटिक जो ड्रग्स लगेंगे उसमें काफ़ी इंक्रीज हो सकता है।
तो ये जो थेराप्यूटिक एरियाज है, लाइक दीज डिसीजेज रिक्वायर पेशेंट्स टू टेक मेडिकेशंस for a long period of time, which is why most pharmaceutical companies are focusing their R&D on these two categories. इसके बाद में now let's discuss more about their export oriented जो business है. So if you check, they have the different business models for the Europe and US. In US they have the partnership model with generic formulation companies like Teva, and Teva is the world's largest generic formulation company. Under this partnership, Indoco manufactures the product which is marketed under Teva's name, and the cost and the profits are split between the companies under this business model. For the European market यदि आप देखोगे तो strategy थोड़ा अलग है. The company employs a pure contract manufacturing model where they manufacture and sell to other formulation player. Lately, the company also started marketing products under their own brand name, and they have the appointed distributors in UK, Germany, Spain to sell their products. In emerging markets, the company markets its own brands through medical representative in Latin America या जो CIS based countries है या Africa, and then they have about 150 medical representatives in Africa. Now let's discuss about backward integration का क्या उनका strategy है. So the company started its API business as a way to backward integrate their export portfolio. They manufacture their own APIs for their ophthalmic range of products. तो ophthalmic यानी जो आपको आँख में जो अलग अलग दवाई लगती है उसको ophthalmic कहा जाता है. These products are mostly exported to the US, और ये उनका export based जो products है उसमें सबसे ज़्यादा contribution जो है वो ophthalmic से आता है. The excess supply of APIs that the company produces is sold to other formulation companies in various geographies. For other domestic business, the company imports the API from the China. तो ये difference है. इंडिया में जो API बेसिकली वो import करते हैं उसका यूज़ करके वो formulation बना के इंडिया में ही उसका सेल करते हैं, एंड जो बाकी APIs वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं उसका यूज़ करके जो formulations बनाते हैं that they are also एक्सपोर्टिंग वेरियस जोग्राफीज, यूएस हो गया, यूके हो गया या लैटिन अमेरिका जैसे जो कंट्रीज है उसमें वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो इंडिया में वो जो APIs इंपोर्ट कर रहे हैं उसका रीज़न यही है कि चाइना से जो API की कॉस्ट है वो काफ़ी चीप है कंपेयर टू इंडिया, इसीलिए दे आर इंपोर्टिंग दोज APIs इन इंडिया एंड देन क्रिएटिंग अ फॉर्मुलेशंस आउट ऑफ इट, जिसको ब्रांडेड जेनेरिक्स कहा जाता है. जिसके बारे में मैंने जो फार्मा की सीरीज़ क्रिएट की है इसमें काफ़ी डिटेल में बताया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रांडेड जेनेरिक्स एंड जेनेरिक जेनेरिक्स, या इसके अलावा जो API बेस्ड प्लेयर्स है उसमें क्या डिफरेंस है. तो ये जो उनका स्ट्रैटेजी है टू गेट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना और उसके बाद में इंडिया में उसको फॉर्मुलेट करके बाकी कंट्रीज़ को बेचना, तो इसमें एक आप देखोगे डाउन साइड रिस्क भी है, तो विच मे सी इन दिस क्वार्टर. So the company had to stop the production of the formulations containing paracetamol because जो पैरासीटामोल का रॉ मटेरियल है पैरामिनोफिनॉल, फॉर विच आई हैव डिस्कस रिलेटेड टू वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, तो इसकी जो प्राइजेस है वो काफ़ी बढ़ गई है. एंड यहाँ पर जो इंडोके रेमेडीज या जो ग्रैन्यूल जैसे प्लेयर्स है दे डोंट हैव द बैकवर्ड इंटीग्रेशन विद देम. एंड पैरासीटामोल यदि आपका ब्रांडेड जेनेरिक्स होगा तो आपके प्राइस पॉइंट्स फिक्स होते हैं, सो यू कैनॉट इंक्रीज द पैरासीटामोल की कॉस्ट फ्रॉम 5 रुपीज़ टू 6 रुपीज़. तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड आई थिंक इन दिस क्वार्टर दे डिसकंटिन्यूड द सेल्स फॉर द पैरासीटामोल बेस्ड जो ड्रग्स है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट की रेगुलेटरी इश्यूज क्या है यहाँ पर हिस्टोरिकली. तो यहाँ पर उनके दो प्लांट्स है, गोवा 1 और गोवा 2. सो द कंपनी हैज़ बीन फेसिंग द रेगुलेटरी इश्यूज सिंस 2017, एंड द कंपनी रिसीव्ड अ वार्निंग लेटर फ्रॉम US FDA in March 2017 for their Goa plant 2 due to the ophthalmic product leakage. Soon after that, they also received the restrictions for GMP status for the UK MHRA. तो यहाँ पर ये काफ़ी एक सीरियस इश्यूज है, एंड सो द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस फैसिलिटी वॉज स्टॉप्ड, एंड देन इन 2019 US FDA issued a warning letter to Goa plant 1 also. सो ये काफ़ी आप देखोगे तो जब भी US FDA थोड़ा एक्टिव था बिफोर पैंडमिक तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई थी. बट आफ्टर दैट यदि आप देखोगे तो व्हेन अ कंपनी यूजुअली गेट्स अ US FDA बेस्ड जो वार्निंग लेटर होता है, सो इट टेक्स जनरली 2 to 3 years to resolve that issues. So with the fall in sales in UK and US, which are their two biggest markets, the export business of the company was making a loss.
एंड इसके बाद में आई थिंक कि जो गोवा का प्लान 2 है नाउ, जो यूएसएफडी के इश्यूज थे नाउ आई थिंक दे आर रिजॉल्व्ड, एंड गोवा प्लांट 1 के अब तक दे आर नॉट फुल्ली रिजॉल्व्ड बट दे स्टिल कैन एक्सपोर्ट टू यूएस बेस्ड मार्केट्स। तो यहाँ पर इसके वजह से काफ़ी यहाँ पर उनका लॉस हुआ था, बिकॉज वो प्लांट्स के जो रेवेन्यूज़ थे दे आर नॉट एबल टू मेक गुड रेवेन्यूज़ आउट ऑफ दोज प्लांट्स, एंड काफ़ी उनके फिर प्रॉफिटेबिलिटी को हिट हुआ था फ्रॉम द एक्सपोर्ट बिजनेस। तो यदि आप ये टेबल में देखोगे तो उनका डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है उसका जो प्रॉफिट्स है, बट एक्सपोर्ट बिजनेस यदि आप देखोगे स्पेसिफिकली फ्रॉम 2019-20 तो यहाँ पर काफ़ी लॉसेस थे, एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर दोज लॉसेस इज़ बेसिकली कि उनका जो प्लांट्स थे अलग अलग गोवा के, दैट गॉट बेसिकली डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू यूएसएफडीए रेगुलेशंस, एंड इसमें उनको इम्पोर्ट अलर्ट भी जो है दैट आल्सो दे गॉट फ्रॉम द यूएसएफडी। एंड यदि आप 2021 में देखोगे तो दे आर बेसिकली जो गोवा प्लांट 2 है उसके इश्यूज रिजॉल्व हुए थे, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी द रिडक्शन इन लॉसेस आल्सो इन फाइनेंशियल ईयर 2021। एंड इसके अलावा जो प्लांट 1 है गोवा का विच इज़ करंटली अंडर OAI स्टेटस, एंड इट इज़ एक्सपेक्ट टू गेट बेसिकली रिजॉल्व दिस in very near future. Now let's discuss more about कि operating leverage ये कंपनी में कैसा प्ले हो सकता है and what are the different reasons for playing the operating leverage. तो if you check the details of the con calls, यहाँ पर मैंने 2 con calls के snippet डाले हैं, एक जो है वो Q4 20 का है and another is from the Q2 2022 which is the latest one. So generally management has repeatedly indicated that they will not need to do additional capex for next least 2 to 3 years. They have the enough facilities with them. इसमें just they have to improve their sales. So they basically can double their sales from the whatever assets they have. और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक high possibility है operating leverage play out होने का. So the company has been increasing its capacities during basically this period from 2017 to 2021. आप उनका gross block देख सकते हो. तो ग्रॉस ब्लॉक हैज़ इंक्रीज्ड अबाउट एट 10% CAGR, वाइल जो रेवेन्यूज़ है दे इंक्रीज ओनली अबाउट एट 3%। एंड इसका एक रीज़न ये था कि बिकॉज दे गॉट दिस रेगुलेटरी इश्यूज इन देयर गोवा प्लांट 1 and 2। बट राइट नाउ गोवा प्लांट जो 2 है इट इज़ क्लियर्ड विद द FDA इश्यूज, एंड जो 1 है इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिजॉल्व दोज इशूज इन वेरी नियर फ्यूचर, और अभी भी वो एक्चुअली एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम गोवा प्लांट 1। तो यहाँ से उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यूज़ जो है वो काफ़ी आगे जाके बढ़ सकते हैं, वाइल दे डोंट हैव टू डू एनी मोर कैपेक्स, एंड दैट इज़ हाउ द ऑपरेटिंग लेवरेज कैन प्ले। सो दैट इज़ वन थीसिस टू प्ले आउट द ऑपरेटिंग लेवरेज। इसके अलावा देर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी विच वी विल डिस्कस। सो इफ़ यू चेक बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन द MR productivity. So this is the sales and medical representative makes on average. If you remember in the beginning we have noted that कि company needs about 2000 to 2400 MRs to effectively cover the entire country like India. And Indoco के पास लगभग 2300 MRs है, एंड उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी कम है इफ़ यू कंपेयर इट विद द JB फार्मास्यूटिकल्स। तो JB केमिकल्स के केस में यदि आप देखोगे तो इट इज़ अबाउट 5 lakhs, वाइल इंडोको केस में इट इज़ अबाउट 2.6 लाख, सो इट इज़ हाफ ऑफ द JB केमिकल्स। तो यहाँ पर भी जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी पर MR की, तो यहाँ से भी ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो सकता है। उनकी सैलरीज उतनी ही रहेगी या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस उतना ही रहेगा, तो जैसे जैसे उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा वैसे ही ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हो सकता है इन फ्यूचर फ्रॉम MR साइड। अभी हम देख लेते हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर है। तो उनके पास टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स हैं, जिसमें से 3 जो है वो गोवा में है, एंड इसमें से एक जो प्लांट है गोवा का विच इज़ फॉर स्टराइल प्रोडक्ट्स, जिससे वो एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो ऑप्थेल्मिक रहते हैं, आई ड्रॉप्स हो गए या आई बेस्ड जो सॉल्यूशंस होते हैं, दे हैव टू मैन्युफैक्चर अंडर वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस विच आर कॉल्ड द स्टराइल कंडीशंस। इसके अलावा उनका एक प्लांट जो है वालुंज में है, एंड विच इज़ यूज मेनली फॉर द एमर्जिंग मार्केट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनके 2 बद्दी में प्लांट्स हैं। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो उनका API का एक प्लांट जो है वो पातालगंगा में है, एंड एक किलोग्लैब जो है वो रबाले में है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देयर फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स यदि आप देखोगे तो उनका ROC काफ़ी डिप हुआ है। इसके अलावा EBITDA जो मार्जिन से दे टच एट अबाउट लोएस्ट इन 2019 विच वॉज अबाउट 9%, एंड एट द सेम टाइम ROC ही सिर्फ 1% हो गया था 2019 में।
तो इसके जो रीजंस थे दे वर रिलेटेड टू यूएस एफडीए इश्यूज, जिसके वजह से उनको इंपोर्ट अलर्ट आप देखोगे तो लग गया था, एंड इसीलिए उनके जो रेवेन्यूज़ या प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर काफ़ी एक मेजर अफेक्ट हो गया था. बट आफ्टर दैट देयर हैज़ बीन अ रीबाउंड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में यहाँ पर जो ROC है वो अबाउट 18 to 20% तक जा सकता है फ्रॉम करंटली विच इज़ 16%. अभी हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है फॉर दिस ईयर एंड अपकमिंग 2-3 ईयर्स. So management has given a guidance of about 1600 crores for financial year 2022. They were expecting the EBITDA margins of 19 to 20% and cash generation of about 300 crores. In recent call with the analyst on December 15, 2021, the management has indicated that this quarter has been a difficult quarter for them because जो paracetamol का API है या जो रॉ मटेरियल है विच इज़ पैरामिनोफिनॉल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, तो इसकी जो प्राइजेस है वो काफ़ी बढ़ गई थी एंड ड्यू टू दैट उनके जो सेल्स है वो थोड़े हिट हो सकते हैं यहाँ पर फॉर Q3. इसके अलावा देयर वाज अनदर प्रॉब्लम एंड दे वेर ऑल्सो अनेबल टू प्रोड्यूस इंजेक्टेबल्स ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ ग्लास वायल्स बिकॉज ऑफ द ग्लास वायल्स आर बीइंग सप्लाइड फॉर द कोविड वैक्सीनेशन पर्पजेस. बट दे हैव इंडिकेटेड कि उनका जो रिकवरी होगा वो Q4 के आसपास रिकवरी हो जाएगा एंड 1600 करोड़ तो नहीं पहुंच पाएंगे वो प्रोबेबली, बट उससे लगभग आसपास दे कैन एबल टू अचीव रेवेन्यूज इन FY 2022 विच इज़ फाइनेंशियल ईयर 2022. तो आई फील यहाँ पर एक 18 to 19%, 20% का यहाँ पर ग्रोथ आ सकता है कंपेयर टू लास्ट ईयर के जो रेवेन्यूज थे. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि फ्यूचर आउटलुक क्या है या क्या ट्रिगर्स है ये कंपनी में. So this business has lot of triggers to grow over next 2 to 3 years and we'll be seeing operating leverage kick in from the facilities as well as MR productivity, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया. So they also have started marketing their own brands in Europe which will also increase their margins. They have also been increasing the number of ANDAs which are एब्रीवेटेड जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, जिसके बारे में मैंने आपको जो फार्मा के जो वीडियोस है उसमें एक्सप्लेन किया है डिटेल में, जो आप देख सकते हो. एंड दे आल्सो प्लान टू स्टार्ट मार्केटिंग देयर ओन ब्रांड्स इन US इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स. अभी जो है उनका जनरली तेवा जो कंपनी है उससे ही सेल्स हो रहा है. एंड इसके अलावा जो क्रॉनिक थेरेपीज का शेयर है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड इससे उनके जो रेवेन्यूज़ है या मार्जिन्स है दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. तो ये जो हो गए वो ट्रिगर्स हो गए. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि ये बिजनेस में क्या क्या रिस्क है. सो कंपनी ऑल्सो कैरी सिग्निफिकेंट रिस्क अल्दो वी बिलीव द रेगुलेटरी इशूज आर बिहाइंड देम, बट दे कैन अगेन रिसीव दिस डिफरेंट वार्निंग लेटर्स जस्ट लाइक दे रिसीव फ्रॉम द गोवा प्लांट 1 and 2. एंड इसके अलावा जो गोवा प्लांट 1 है इट मे नॉट गेट क्लियर्ड बाय द US FDA जो अभी करंटली OAI स्टेज में है. तो दिस इज ऑल्सो अ रिस्क. This business is very dependent on their key brands which bring in most of their revenues. Any drop in their demand may affect their revenues very negatively. Future growth also depends on the company's ability to create and market more superstar brands that which can go on and become a cash cow. If the company fails to do that, then their growth prospects may reduce in future. And lastly, जो domestic business है, it is very dependent on the APIs फ्रॉम द चाइना एंड इसके वजह से करंट क्वार्टर में थोड़ा हमें यहाँ पर. आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे. और ये जो वीडियो है वो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जो नॉलेज मैंने शेयर किया है अबाउट इंडोको रेमेडीज़ एंड जो डोमेस्टिक फार्मा का इंडस्ट्री है इंडिया का, इससे उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा.